नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारतीय कृषि के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी देखी थी, जिसमें हम लोगों ने खरीफ की फसलों को, रबी की फसलों को और जो भी अलग अलग प्रकार की भारत के 15 जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उत्पादन की जो जगह थी उसमें सभी फसलों के बारे में नॉर्मल बात तो कर ली है। इस वीडियो हम लोग जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आजकल चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, उनके रिलेटेड आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, इसलिए थोड़ी डिटेल पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर की बात करें तो दोस्तों खाद्यान्न फसलें में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, जिसमें चावल है, गेहूं है, गन्ना है और जो आप लोगों को मोटे अनाज वाले देखेंगे उनको हम लोग खाद्यान्न फसलों के रूप में मानते हैं, ठीक है ना, जिनका हम लोग खाने में उनका यूज लिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर खाद्यान्न फसल की बात करें वो है चावल। चावल को आपको पता है धान के रूप में भी जाना जाता है, धान को चावल के रूप में भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर खाद्यान्न फसल की बात करेंगे वो है चावल। अगर चावल की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस कुल की बात की जा रही है। तो इसका जो कुल है वो है ग्रामीणी। क्या कुल है इसका? इसके कुल का नाम है भाई ये ग्रामीणी कुल से संबंधित है, क्योंकि वो दोस्तों वन लाइनर एग्जाम होते हैं, वहां आप लोगों को कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को इस टाइप के स्टेटमेंट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करना चाहिए। तो ये ग्रामीणी कुल से इसका संबंध है। अगर इसका वनस्पति जो वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक जो नाम है ओराइजा सटाइवा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? अगर आप लोगों को पूछ ले कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए ओराइजा सटाइवा, ठीक है ना। किस कुल से संबंधित है? ग्रामीणी कुल से, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये तो बात हो गई कुछ बेसिक। उसके बाद अगर आगे पॉइंट की बात करें तो ये है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय दोस्तों इसका मतलब हो गया जहां पर कम से कम आप लोगों को अबव 20-30 के आसपास आप लोगों को हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र होता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वाला, ये आप लोगों को कर्क रेखा और मकर रेखा जो मध्य वाला स्थान है, यहाँ पर जहां पर सूर्य की किरणें क्या हो रही है, जैसे देखिए दोस्तों ये क्या है, ग्लोब है, ये आपको पता है विषुवत रेखा है, ठीक है ना। और लगभग आप यहां से मान सकते हैं कर्क रेखा और या मकर रेखा, इनके मध्य क्या कर रहा है सूर्य, कभी उत्तरायण हो रहा है कभी दक्षिणायन होता है। तो इससे क्या होगा, जो ये एरिया हो रहा है 23.5 डिग्री का उत्तरी भाग और 23.5 डिग्री का दक्षिणी भाग के बीच में आप लोगों को पता है सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो क्षेत्र होगा ये होगा उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब समझ गए। तो चावल का उत्पादन होगा वो किस प्रकार की जलवायु होगी उसकी, उष्णकटिबंधीय उसकी जलवायु होगी, ठीक है ना। अगर बात करें भाई चावल है तो चावल के उत्पादन की दृष्टि से बात करें कि भाई किसका कौन सा स्थान आ रहा है, तो पहले स्थान पर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा, वहां पर सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर अपन का भारत आता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना, पहले स्थान पर कौन सा है और दूसरे स्थान पर कौन सा है। इससे रिलेटेड दोस्तों 2020 में यूपीएससी में भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन अच्छे से इसको कवर करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं कि जो चावल की किस्में हैं जिसका नाम है ओस, अमन और बोरा, ये तीनों किससे रिलेटेड, किसकी किस्में हैं? ओस, अमन और बोरा है जो चावल की किस्में। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चावल की दूसरी किस्में कौन कौन सी है, चावल से रिलेटेड कौन कौन सी किस्में, स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता है। तब आप लोगों को ध्यान रखना है ओस, अमन और बोरा जो इसका संबंध है किससे है, चावल की खेती से। ये चावल की एक प्रकार की किस्में, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर इनके जो बुआई की बात करें या इनका उत्पादन के टाइमिंग की बात करें तो आप लोगों को ओस है जो आप लोगों को शरद ऋतु में, मतलब जो सर्दियों का टाइम होता है अक्टूबर नवंबर से और जनवरी लगभग फरवरी मार्च के आसपास का जो क्षेत्र होता है या टाइम पीरियड होता है, इसके दौरान आप लोगों को ओस का उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अमन जो किसमें, अमन का उत्पादन आप लोगों को शीत ऋतु में, सॉरी शरद और शीत ऋतु का मतलब हो गया अक्टूबर नवंबर वाला, और ये शरद ऋतु हो गई। इसके अलावा ये हो गई ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये गर्मियों का टाइम होता है। इस समय आप लोगों को जो बोरा किस्म की जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो आप लोगों को गर्मियों के टाइम देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई कम से कम आप लोगों को वो संबंध बोरा है, इसका संबंध किससे है, इसका चावल से है, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। अब बात आ जाती है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से। एक तो पूछ लेता है कि वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में किसका उत्पादन कहां से होता है, और एक अपने नेशनल मतलब भारत में अगर राज्यों की बात करें कि राज्यवार कहां पर किसका उत्पादन हो रहा है,
तो उसके हिसाब से बात करें तो मैक्सिमम उत्पादन दोस्तों चावल का आप लोगों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। कहां पर? ये पीवी शब्द मैंने पश्चिम बंगाल के लिए यूज किया है। दूसरे नंबर पर है यूपी और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को कम से कम टॉप 3 जो स्टेट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश, जो 3 राज्य हैं जो उत्पादन की दृष्टि से टॉप पर है। पहले स्थान पर कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर यूपी और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है और आपको इसी रूप में पूछ सकता है, या तो टॉप वाला राज्य पूछ लेगा या आप लोगों को ऐसे आरोही या अवरोही क्रम में भी इसको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बात करें चावल की, तो इसका दुनिया में क्या है? सबसे अधिक बुआई का क्षेत्र है। अगर मैक्सिमम एरिया के क्षेत्रफल की बात करें कि भाई चावल का उत्पादन अगर वर्ल्ड में, टोटल वर्ल्ड में बात करें, तब आप लोगों को ये कहां देखने को मिलेगा? मैक्सिमम इसकी बुआई का क्षेत्र ये देखने को मिलेगा भारत में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को पूछ ले मैक्सिमम बुआई वाला जो क्षेत्र एरिया है किस देश के अंतर्गत आता है वर्ल्ड में, तो वो आता है भारत के अंदर में। ठीक है ना, ये तो बात हो गई। अभी हम लोगों ने बात की नॉर्मल उत्पादन की दृष्टि से, तब तो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल को क्या रखा था? टॉप पर रखा था। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, ठीक है ना, प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो आप लोगों को अगर दोनों में सवाल में अगर नॉर्मल पूछेगा तब तो ये समझना है कि भाई पश्चिम बंगाल है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अगर आप लोगों को पूछ ले तब इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम पंजाब में है जो चावल का उत्पादन होता है। ठीक है ना, प्रति हेक्टेयर शब्द अगर आप लोगों को मिले क्वेश्चन में तब आपके दिमाग में पंजाब आना चाहिए, ना कि पश्चिम बंगाल। यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि भाई चावल है, इसमें विटामिन B1 होता है। ठीक है ना, अगर विटामिन B नहीं होगा, अब जैसे मानते हैं अपन कहीं कभार चावल को बार बार धोते हैं, तो धोने से क्या होगा? विटामिन B का जो इसके अंदर पॉजिटिव क्रिएशन होता है, ठीक है ना, सोर्स होता है, तो इसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आप लोगों को बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि चावल को बार बार रगड़ रगड़ के उसके जो छिलके होते हैं उसको भी पूरा क्लीन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि विटामिन B1 का संबंध किससे है? चावल से है, क्योंकि ये इसकी कमी से बेरी बेरी जो रोग होता है उसका कारण बन सकता है। क्लियर हो गया? अब बात आ जाती है कि भाई जो चावल की उत्पत्ति हो गई, इसका संबंध किन किन देशों से? तो ये आप लोग मोस्टली देखेंगे एशियाई देश, जो कि एशियाई देश में अपन का भारत भी आता है, जिसमें आप लोगों को भारत और दक्षिणी एशियाई देशों में तो इसकी उत्पत्ति का जो संबंध है चावल की कहां से उत्पत्ति हुई है, तो इसका भी संबंध किससे? दक्षिण एशियाई देशों से। दक्षिण एशियाई देशों में अपन लोगों को पता है भारत भी आता है, चीन भी आता है। ठीक है ना, ये दक्षिण एशिया में सारी जितनी भी कंट्री आती है वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। अब बात आ जाती है कि भाई चावल का जो पौधा है वो C3 पौधा है। अब C3 पौधे का मतलब हुआ दोस्तों, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, C3 का क्या मतलब हुआ? इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है वो एक प्रकार से कम होती है, ये ध्यान रखना। और अगर C4 लिखा है तो समझ लेना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें अधिक होती है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। C3 का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम होती है और C4 का मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को चावल से रिलेटेड दोस्तों जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आप बात करते हैं अपन लोग जो खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का कुल भी दोस्तों चावल की तरह ही किसका है? ग्रामीणी कुल से गेहूं भी संबंधित है। तो कुल अगर दोनों की बात करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो सर ने चावल में बताया और ये गेहूं में, दोनों का कुल है वो एक ही है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? वानस्पतिक जो नाम है इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम सटाइवा। क्या नाम है? चावल का हम लोगों ने क्या देखा? ओराइजल सटाइवा। और इसमें अगर गेहूं की बात करें तो ट्रिटिकम सटाइवा जो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, एक प्रकार से वानस्पतिक नाम है। तो इससे रिलेटेड भी दोस्तों कई बार आप लोगों को वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो भी मैंने दोस्तों पॉइंट लिखे ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। तो इस सबको पॉइंट को अच्छे से आप लोगों को चाहे रटो कुछ भी करो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है उत्पादन की दृष्टि से। तीसरे नंबर पर हम लोग किसकी बात करेंगे? उत्पादन की दृष्टि से बात करें। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को गेहूं के उत्पादन में टॉप पर चीन मिलेगा और दूसरे नंबर पर भारत मिलेगा।
तो अब आप लोगों का यही काम है, पहला स्थान किसका है, जो भी कंट्री हो, अभी गेहूं के परिप्रेक्ष्य में देखें तब किसका है, चीन का है, और दूसरे नंबर पर भारत है। गेहूं और चावल दोनों का कुछ इसी प्रकार है, जिसमें चीन टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि भाई जो ये क्या धान के बाद दूसरी महत्वपूर्ण फसल है भारत में। अगर नॉर्मली अपन भारत में जितनी भी फसलें होती हैं, खाद्यान्न हो या अदर कोई भी फसलें होगी, तो उनके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को पहले स्थान पर क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, और दूसरे स्थान पर आप लोगों को क्या मिलेगा, गेहूं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैक्सिमम इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है धान की है, ठीक है ना। चावल को अपन लोग धान कहते हैं। तो पहले स्थान में तो कौन आएगा, चावल आएगा, और दूसरे स्थान में कौन सा आएगा, गेहूं आएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण में अगर बात करें, आप लोगों को पता है कि हरित क्रांति की स्टार्ट 1966-67 के आसपास होगी। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक या इसकी स्थापना के कौन थे, वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, जो इसके जो मुखिया थे, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग थे, हरित क्रांति की स्थापना की थी। और अगर इस हरित क्रांति में बात करें तो आप लोगों को पता है मुख्यतः पहले स्टेज में किस पर फोकस किया गया था, गेहूं पर, ठीक है ना। तो गेहूं पर सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं उत्पादन की दृष्टि से। अब वही बात आ जाती है, तो उत्पादन की दृष्टि से बात करें भाई कौन कौन से स्टेट हैं। हमने वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में तो बात कर ली भाई चीन टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब भारत के अंदर राज्यवार की बात करें तो राज्यवार में आप लोगों को ध्यान रखना है, यूपी है पहले स्थान पर, ये ध्यान रखना। चावल में कौन था, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और यूपी है जो पहले स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर है पंजाब, और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। समझ रहे हैं ना। तो उत्तर भारत में आप लोगों को इसका ज्यादा देखने को मिलेगा उत्पादन, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, यूपी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है राज्यवार उत्पादन की दृष्टि से। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तब आप मतलब यहीं पर आ जाते हैं कि टॉप पर होगा वो पंजाब है प्रति हेक्टेयर। अगर उत्पादन में पूछे, यहाँ पर भी चावल में भी हम लोगों ने यही बात की, प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर कौन सा था, पंजाब था। और गेहूं के उत्पादन में भी प्रति हेक्टेयर पर आप लोगों को पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इसमें जो ग्लूटीन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब आप लोगों को ऐसे सीधा ही पूछ लेते हैं कि भाई ग्लूटीन प्रोटीन किस खाद्यान्न फसल में पाया जाता है या किस में पाया जाता है, तब आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, गेहूं में जो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें आगे कि गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र की, तो गेहूं का उत्पादन वाला तो राज्य कौन सा हो गया, टॉप पर यूपी है। लेकिन सर्वाधिक इसका जो एरिया और क्षेत्र होता है वो भी कहां पर देखने को मिलेगा, यूपी में। तो इसलिए आप लोगों को दोनों चीजें ध्यान रखनी है, उत्पादन की दृष्टि से तो टॉप पर है लेकिन क्षेत्र भी ज्यादा है। तो अब ये समझ सकते हैं कि जिस जगह का क्षेत्र ज्यादा होगा मोस्टली आप लोगों को कहीं ना कहीं वहां का उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर भारत में अगर इनकी जो प्रजातियां हैं किस्में की बात करें तो यहाँ पर सोनारा 63 है, सोनारा 64 है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लरमा राजू है या जो भी है 64, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप इसके साथ भी अपडेट करते रहना। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं जापान की किस्में। जापान आप लोगों को नोरिन 10 है, ये आप लोगों को जापान की किस्म है। इतना ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य वाला ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए मैंने इसको बता दिया। जापान की किस्म है नोरिन 10, यूएसए की किस्म है जेन्स, ठीक है ना। और अगर बात करें खरपतवार नाशी, खरपतवार क्या होता है दोस्तों, खरपतवार नाशी का नाम ले तो प्रोपेनिल और आइसोप्रोट्यूल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। खरपतवार का क्या नाम है, प्रोपेलिन और आइसोप्रोटीन, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप लोग एज ए खरपतवार मानना है। और खरपतवार की बात करें तो आप लोगों को पता है कि भाई जिस किसी खेती की अगर अपन लोग खेती करते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन लोग मिर्ची की खेती कर रहे हैं, तो मिर्ची की खेती के दौरान क्या होगा, आसपास के जो घास हो या अनयूजुअल जो होती है जिसका अपन लोग उत्पादन नहीं कर रहे हैं, मैं तो अपन मिर्ची का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसके आसपास बहुत सारे जो अनइम्पोर्टेंट होती है या अनयूजुअल चीजें होती हैं उनका भी उत्पादन हो जाता है, तो वो एक एज ए खरपतवार का काम करता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग खरपतवार बोलते हैं। और अगर बात करें गेहूं के पौधे की भी, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का C3 का मतलब हो गया एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता होती है इसमें भी कम होती है,
ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का संबंध अपन लोग समझ सकते हैं कि भाई पौधों के जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, उसको अलग से अपन लोग डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें एक और पॉइंट है शीतोष्णकटिबंधीय, जो ये गेहूं है आप लोगों को किस प्रकार की जलवायु में देखने को मिलेगा, ना ज्यादा उष्ण होगी ना ज्यादा शीत होगी, इन दोनों के मिडिल में कौन सी होती है, शीतोष्ण जलवायु में आप लोगों को गेहूं की खेती देखने को मिलेगी, जो ठंड और ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो, लगभग एक एवरेज टेम्परेचर हो, वहां पर आप लोगों को कौन से लगभग एवरेज से अपन लोग कह सकते हैं लगभग 18 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। 18-25 के बीच के आसपास का आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वहां पर गेहूं की के लिए वहां की जो जलवायु की स्थिति है वहां पर बहुत ही सकारात्मक होती है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई गेहूं की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है मक्का। मक्के की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताएं ये खाद्यान्न फसल है, ठीक है ना। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को 80% देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें समझने का कुछ है नहीं, फैक्ट है, तो आप लोगों को फैक्ट को फटाफट कवर अप करके फ्री होना है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 80% ये कहां पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। इसमें अलग अगर बात करें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका यूज बायोडीजल में। इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा किसमें, मक्के की बात करें हम लोग, मक्के में किसकी अधिक हो रही है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा अधिक होने से क्या हो गया, इसका यूज बायोडीजल में भी किया जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करें इसमें जैन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हम लोगों ने गेहूं में ग्लूटेन माना, और जो मक्के में आप लोगों को अगर बात करेंगे वो क्या नाम है, जैन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करेंगे ये एक प्रकार का दोस्तों C4 पौधा है। अभी तक हम लोगों ने चावल और गेहूं के बारे में बात की, तब हम लोगों को पता वो चला गया C3 जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम होती है। लेकिन दोस्तों मक्का एक पौधा ऐसा है जहां पर C4 मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो या प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो इसका उत्पादन होता है मैक्सिमम आप लोगों को कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें ये तीनों ऋतुओं में फसल है, खरीफ में भी आप लोगों को ये मक्का देखने को मिल जाएगा, रबी में भी और जायद में भी, ठीक है ना। इन तीनों ऋतुओं के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से भारतीय कृषि में हम लोगों ने समझ लिया है, तो आप लोगों को पूरा और देखना हो तो इस वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों फैक्ट है, आराम से देखिए और 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। अब आज के वीडियो का अंतिम पॉइंट है वो है मोटे अनाज। मोटे अनाज में अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार के खाद्यान्न होते हैं। भाई मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं, तो मोटे अनाज में जौ है, ज्वार है, बाजरा है और मक्का। कौन कौन से आते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का है जो मोटे अनाज वाली फसलों में आते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों के अंदर सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अब समझ रहे हो ना, सूखा सहन करने की मतलब जहां पर क्या होगा, सूखा अधिक पड़ रहा है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं एक जल की मात्रा को ये बैलेंस करके चलते हैं। सूखा सहन करने का मतलब क्या हो गया, ये अधिक मात्रा में क्या होगा, शुष्क क्षेत्र होगा तो इनके जल की कमी एकदम नहीं होती है इनमें, तो फिर भी ये क्या होता है उत्पादन के लिए अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल दूसरे पौधे होंगे वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो सूखा सहन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इन पौधों में आप लोगों को या इन फसलों में आप लोगों को सूखा सहन करने की अधिक क्षमता होगी क्योंकि ये जल की मात्रा को लंबे टाइम तक उसकी आर्द्रता को बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगर बात करें बाजरे की बात करें तो बाजरा सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता है। अगर बाजरे की बात करें आप लोगों को देखा भी होगा गर्मियों में जब हम लोग 1-2 बार बारिश हो जाती है फिर भी वो बाजरी होती है, जो बाजरा होता है उनका उत्पादन अच्छे से हो जाता है। तो उसका कारण क्या हुआ, 1-2 बार अगर उसको अच्छी वर्षा की मात्रा मिल जाती है फिर भी वो एकदम उत्पादन अच्छा हो जाता है। उसका कारण होता है क्योंकि इसमें जो सूखा सहन करने की कितनी भी गर्मी पड़ेगी फिर भी ये कहीं ना कहीं इसका उत्पादन धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो उसका मूल कारण होता है इसका सूखा सहन करने की क्षमता, जो जल ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है या इसका जो जल को इकट्ठा करने अंदर जो स्टोर करने की क्षमता है वो अधिक होती है, ठीक है ना। अगर इसके मैक्सिमम उत्पादन की बात करें तो इसका मैक्सिमम उत्पादन राजस्थान में, तो बाजरे का क्या है सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए मोस्टली आप लोगों को सूखा वाला इलाका कहाँ देखने को मिलेगा,
राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में इसका उत्पादन मैक्सिमम होने का एक मुख्य कारण है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब है ना इनके जो मोटे अनाज के उत्पादन की दृष्टि से जहां से सवाल बनते हैं सीधे एग्जाम में, उसके बात करें तो आप लोगों को जौ, बाजरा, जो कि इसका उत्पादन है मैक्सिमम आप लोगों को राजस्थान, जौ और बाजरा का आपको उत्पादन का पूछे तब तो है कौन सा, राजस्थान। दूसरे नंबर पर है ज्वार। ज्वार की बात करें तो ज्वार आप लोगों को मैक्सिमम इसका उत्पादन है जो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ज्वार का मैक्सिमम उत्पादन कहां देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। और मक्के का सर्वाधिक उत्पादन आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। तो ये आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों अच्छे से कवर करने हैं, और किस राज्य से संबंधित है, क्या उनकी रैंक है, इन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो अपने सुझाव जरूर दें।